हाँ मैंने चालू कर दिया है, दिखाई दे रहे हैं सर? हेलो। हाँ सर, चालू कर दें? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर। जी जी दिख रहा है। जी सर। हाँ सुन रहा हूँ सर। जी जी। जी जी। अभी तो पब्लिक में आया तो नहीं हूँ। यहाँ तो बच्चा नहीं है। फोन काट दें सर, शुरू करें? जी। आप सभी स्वजाति बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम और उन बच्चों को मेरा साथ स्नेह और शुभ आशीर्वाद। मैं सबसे पहले राज जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी जो उन्होंने पहल की है, ये बहुत ही सराहनीय। और साथ साथ में चंद्रकला दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। क्योंकि मैं शिक्षा जगत से ही जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 20 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ और निश्चित रूप से मेरी ललक थी कि मेरा समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाए। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है कि मुझे उस हर मुकाम के ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और मैं सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कथन था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी की दूध की भांति है, इस दूध को जो भी पिएगा वही गुर्राएगा, अर्थात वह अपने अधिकारों को जानेगा, अपने कर्तव्यों को जानेगा। और शिक्षा ही एक सबसे बड़ा शस्त्र है। शिक्षा का एक तात्पर्य एक नहीं है कि हम शिक्षा लें और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, केवल यही मकसद नहीं है। शिक्षा वास्तव में एक अच्छा इंसान बनाती है।
और शिक्षा के माध्यम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं और अपने समाज को उत्कर्ष तक प्राप्त करवा सकते हैं। अब मैं इन 3 पार्ट में मैंने सोचा कि मैं अपने लोगों को, पहला पार्ट है, आज 11 जून 2021 है, लेकिन मेरे सामने एक द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्शन है, क्योंकि जो आगामी जो नई शिक्षा नीति आने वाली है, जैसा कि अभी 2020 में सबके सामने पब्लिश हुई है और अभी लागू तो नहीं है, लेकिन आगामी 2023 तक में लागू हो जाएगा। इसलिए आज की जो वर्तमान जो शिक्षा नीति है और आने वाली जो शिक्षा नीति है, इनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्शन है, क्योंकि जो आज जो लोग हैं, तो आज ठीक है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखेंगे, जो भी जैसा है, जैसा हम आपके सामने पुटअप करेंगे। लेकिन आगामी 2 साल बाद, जो 2023 के बाद, एक नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, यही सबसे बड़ा द्वंद्व है। इसमें जैसा कि जो पुरानी जो हमारी जो वर्तमान जो चल रही है 10+2 10+3 जो चल रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें 3+2+3+3 अर्थात जो हमारे पूर्व में 5वीं के बोर्ड, 8वीं के बोर्ड, 10th के बोर्ड जो एग्ज़ाम हुआ करते हैं, अब आगामी जो नई शिक्षा जो नीति आने वाली है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसमें विशेष तौर पे वोकेशनल एजुकेशन को इसमें महत्व दिया जाएगा, अर्थात कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। अर्थात जो परंपरागत जो बिजनेस हुआ करते थे, चाहे वो बढ़ई का काम हो, मोची का काम हो, जो परंपरागत जो जात व्यवस्था के अंतर्गत जो बिजनेस हुआ करते थे, अब वो सरकार जो है वोकेशनल एजुकेशन के रूप में ला रही है। और जो खास तौर पे इसका जो अवमूल्यन हुआ है अभी तक, पहले क्या होता था कि एक जाति समुदाय तक ही वो बिजनेस निर्धारित होते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने ही जो धंधे को थोड़ा सा कम आंकते गए और उन्होंने जितना चाहिए उसमें ध्यान नहीं दे पाए। वास्तव में यदि शिक्षा को सही ढंग से यदि ग्रहण करें, तो इन जो बिजनेस है, इनको मैं सही ढंग से स्टार्टअप कर सकते हैं। इनमें जो क्वालिटी है, जो मैनेजमेंट है, हम इसको बेहतर तरीके से लोगों को अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। इसमें जो सरकार विशेष तौर पे जो वोकेशनल एजुकेशन को जोर दे रही है, और इसमें जो खास तौर पे जो प्राइमरी स्तर का जो एजुकेशन है, विशेष तौर पे ये मदर टंग बेसिस पे रहेगा। यहाँ कोई लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। मदर टंग से तात्पर्य है जो जिस भाषा में बोलता है, माँ बोलती है, उसी भाषा में उनकी शिक्षा होगी। और अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई। अंग्रेजी केवल एक भाषा के रूप में सिखाई जाएगी, न कि अनिवार्य भाषा के रूप में। और इसमें एक और जोड़ दी गई है कि इसमें कक्षा 9 से ही विषय का चयन हो जाएगा और उस विषय के आधार पर ही अपने जो परंपरागत जो बच्चे जो बिजनेस है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपना खुद का एक उद्योग स्थापित कर सकते हैं। आने वाले जो समय है, जो सरकार की जो मंशा है, चूँकि संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जो संभव नहीं है सभी को सरकारी जॉब दे सके, तो इसके आधार पर लोग स्वावलंबी बने, खुद का अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं, ऐसी शिक्षा का प्रावधान है। इस एजुकेशन पॉलिसी में
अभी तक ये था कि 10वीं बोर्ड था, लेकिन अब 10वीं बोर्ड नहीं रहेगा, केवल 12th बोर्ड ही रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन ले लेते थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो कभी कभी बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़े और पास हो गए और सेकंड ईयर में छोड़ दिए, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो उनको डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन यदि वो एक वर्ष भी यदि एडमिशन ले लिया और पास हो गया तो एक वर्ष की भी इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा शासन का प्रावधान है इस एजुकेशन पॉलिसी में। और चूंकि आने वाले जो समय है, आज का समय है, काफ़ी बदल चुका होगा और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी परिवर्तन होगा और आने वाले समय और भी चैलेंजिंग होने वाला है, चूँकि संख्या बढ़ रही है और एक से एक बढ़कर के टैलेंटेड लड़के सामने आ रहे हैं। चूँकि ये दौड़ है, कंपटीशन में यदि आप 0.001 भी यदि अंक पीछे हो गए और आपसे यदि वो आपका जो कंपटीटर है 0.01 भी यदि आगे निकल गया, यानी वो क्वालिफाइड हो गया और आप उससे पीछे हो गए, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है। तो मैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जैसे कि चर्चा कर रहा था कि आने वाले जो समय है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को खुद को साबित करना होगा। अब हम वर्तमान एजुकेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं शुरू में अपना परिचय तो नहीं दे पाया, शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं एक इंग्लिश टीचर, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हूँ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो अक्सर मैं देखा कि इंग्लिश में बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में जैसा कि मेरा फ़ोन नंबर वहाँ पे ऐड है और ख़ासतौर पे जब परीक्षाएं होती हैं तो जो मंडल है वो हमारा जो फ़ोन है वो शेयर कर देता है और बच्चे अपनी समस्याएं मेरे पास हमेशा रखते हैं। अक्सर रखते हैं कि सर मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, भूल जाता हूँ, क्या करूँ, याद हो जाता है लेकिन भूल जाता हूँ, क्या करूँ, कुछ बताएं। तो मैं समझता हूँ कि ये हर बच्चे की प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप किसी सब्जेक्ट में यदि पारंगत यदि हासिल करना है तो केवल उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार उसको लिखें, एक बार लिखें, 2 बार लिखें और धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इतना बढ़ जाता है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो जाती है, कहीं भी एरर होने की गुंजाइश नहीं होती। जैसे कि कहा जाता है ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि हम किसी कार्य को बार बार यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें पारंगत हासिल कर लेंगे और वही सब्जेक्ट हमारे लिए सरल हो जाता है। और मैं खासतौर पे उन बच्चों को सलाह देता हूँ जिनको खासतौर पे इंग्लिश निश्चित रूप से हमारी भाषा नहीं है, कारण है कि जो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो इंग्लिश में चर्चाएं नहीं होती, बात नहीं होती, केवल किताबी तक सीमित है, स्कूल में जो पीरियड लगते हैं उस पर वहाँ तक सीमित है और उसके बाद बच्चा भूल जाता है। इसके कारण इस समस्या, ये भी एक भाषा है, लैंग्वेज है, इसको भी यदि आप निरंतर अभ्यास में लाते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, चाहे रेडियो में हो चाहे टेलीविज़न में हो, यदि निरंतर आप इसके संपर्क में रहते हैं तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश में महारत हासिल कर लेंगे और यही इंग्लिश आपको बहुत ईजी लगने लगेगी।
और जैसा कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर समस्याएं खासतौर पे 10वीं के बाद जब वो 10वीं परीक्षा पास करते हैं तो सबसे पहले उनको दिक्कत आती है विषय चयन करने की कि क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें और किस सब्जेक्ट से मुझे जॉब मिल सकता है, किसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। अक्सर बच्चे हमसे पूछते रहते हैं, चूँकि मैं करियर काउंसलिंग में भी रहा, उनकी यही दुविधा होती है कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन न लें, किससे मुझे सफलता मिल जाएगी। उन्हें हमेशा द्वंद होता है। एक ऐसा समय होता है जैसे हम बीच चौराहे पे आते हैं और 4 दिशाएं होती हैं और मालूम नहीं होता कि कौन सा रास्ता किधर जाता है और मुझे उस रास्ते पे अपनी मंजिल तय करनी होती है, लेकिन मालूम नहीं होता। वैसी स्थिति 10वीं जब बच्चा पास कर जाता है वहाँ उसको समस्या जाती है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चुनूं, क्योंकि एक बार उस रास्ते से गुजर जाने के बाद फिर वापस आने के चांसेस नहीं बनते। इसलिए 10वीं परीक्षा, जैसा कि अभी कोरोना काल था, सभी को पता है कि कोरोना काल में सभी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं और इंटरनल बेसिस पे उनकी जो रिजल्ट है वो बनाए जा रहे हैं और लगभग जो उनके क्वार्टरली, हाफ ईयरली और जो प्रोजेक्ट है बेसिस पे उनके रिजल्ट बनेंगे और मुझे आशा है कि सभी सफल होंगे। लेकिन अब उनके सामने एक समस्या भी 11th में बनेगी कि हम कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें, चूज करें। तो मेरी सलाह है कि आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, आप उसी सब्जेक्ट को लें। कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, ना बुरा होता है। आपका जिस सब्जेक्ट में रुचि हो आप उसी सब्जेक्ट को आगे लें और निश्चित रूप से आप अपना जो एम है उस एम को आप हासिल करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, बच्चों के मन में आते हैं कि इनमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट लें जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे हेल्प मिले। मेरा मानना है, क्योंकि मैं कई सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पढ़ाया हूँ, उसमें मैं इंग्लिश का मेरा रोल रहा है। यदि आप शुरू से ही अपना एम बना लेते हैं कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे आईएएस बनना है, तो मैं समझता हूँ कि यदि आप, मैं 8वीं से ही मैं समझता हूँ कि 6 से ही बच्चों में इस प्रकार का भर देना चाहिए। चूंकि बच्चे उस वक्त चूंकि गंभीर नहीं होते, उनसे पूछते हैं कि आप क्या बनोगे तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे गॉड गिफ्टेड होते हैं, सचमुच इतने सिंसियर होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तो कंप्यूटर है, और अपना शुरू से ही एम बना लेते हैं और वो बच्चे जो है अपने एक नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। 6 से ऐसे बच्चे मुझे देखने को मिले हैं। मेरा मानना भी है कि जो आईएएस टॉप लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं वो निचले स्तर के जो पढ़ाए हुए जो सब्जेक्ट हैं उनसे ही क्वेश्चंस उठते हैं, राइज होते हैं, और उनको यदि आप शुरू से ही एक नोट्स बना करके क्रमशः जो मेन उनमें जो क्वेश्चंस एराइज होते हैं खुद अपना क्वेश्चन एराइज करें, उनका एक नोट्स क्रमशः बनाना शुरू करें शुरू से ही, और करंट जो न्यूज है उनमें से जो उनको इम्पोर्टेंट लगे उनका भी एक कलेक्शन करते जाए, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा सफल हो जाएगा। नो नीड टू टेक कोचिंग एनीवेयर, उसको कहीं भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। यदि उसका कंसेप्ट क्लियर है वो निश्चित रूप से सफल हो सकता है। और खासतौर पे अपने घर का वातावरण,
मेरा निवेदन है कि खासतौर पेरेंट्स अपने घर का वातावरण बहुत ही साफ सुथरा रखें। बच्चों के सामने कोई इस प्रकार की बात न करें कि जो वातावरण प्रदूषित हो और उनकी मानसिकता इधर उधर कन्वर्ट हो, डाइवर्ट हो। और मैं ऐसे पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ कि ठीक है, आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन ये बच्चा ये नहीं जानता कि मेरे पापा नहीं जानते। उन बच्चों को पता होता है मेरे पापा जानते हैं। आप पूछिए कि आज बताओ, आज स्कूल आप गए, क्या पढ़े, टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। आप देखिए, प्रतिदिन देखिए, तो बच्चे को भी लगेगा कि पापा, मेरी मम्मी जो भी हैं, उन्हें लगेगा निश्चित रूप से आज पापा मेरे पूछेंगे, मम्मी पूछेंगे। तो वो वहाँ जो स्कूल में पढ़ेगा, जो टीचर वहाँ लिखाएंगे, वो निश्चित रूप से अपने नोट्स में लिखेगा। और धीरे धीरे एक क्रम जब जारी होगा तो जैसे जैसे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, उसमें रुचि बढ़ेगी और उस सब्जेक्ट में वो निश्चित रूप से पारंगत हासिल कर लेगा और कहीं किसी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सब्जेक्ट कठिन या सरल नहीं होता। कठिन की परिभाषा यही है कि यदि हम उस सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देते, नहीं पढ़ते हैं, कंसेप्ट नहीं क्लियर नहीं करते, हो कठिन है। जब आप उस सब्जेक्ट का कंसेप्ट यदि आपको क्लियर हो जाता है तो वही सब्जेक्ट आपको सरल लगने लगता है। कई ऐसे हैं, यदि किसी का मैथ में कंसेप्ट क्लियर है, उसको मैथ बहुत अच्छी लगती है। साइंस का सब्जेक्ट कंसेप्ट यदि क्लियर है तो साइंस उसको बहुत अच्छी लगती है। यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा मानना है कि रटना नहीं चाहिए। अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप, मैं समझता हूँ कि इतनी दिक्कत भी नहीं जाती, यानी भूलती भी नहीं यदि कंसेप्ट क्लियर है। और यही सरल और कठिन की पहचान होती है। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो सरल, यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं तो कठिन। हमने मेरा जो अनुभव देखा गया कि बच्चे बीच में जो अपनी पढ़ाई जो छोड़ देते हैं, उनकी रुचि नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनका कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होता तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से वो बोर होने लगते हैं और वो फिर पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और इधर उधर भटक जाते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करें। और खासतौर पे हमारे समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, क्योंकि लास्ट 2016 में 17 में हमने यहाँ अपने रीवा जिले में एक एक लोगों के घर गए और देखा, उसकी एक पूरी सूची भी बनी थी। और वैसे भी चूंकि मैं देखता हूँ कि जहाँ मैं पदस्थ हूँ और विभाग में है, हमारे समाज के बहुत कम लोग हैं, नथिंग, ना के बराबर हैं। तो मुझे इस शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा और अपने लोगों को भी आगे लाना होगा। शिक्षा ही एक ऐसा है जो अपने समाज को एक गौरव प्रदान करवा सकता है और एक समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि अधिकांश जो बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, कई बच्चे होते हैं, हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे डांसिंग के क्षेत्र में हो, चाहे सिंगिंग के क्षेत्र में हो, चाहे उसके अपने स्टडी किसी सब्जेक्ट को लेकर के हो। हमारा तात्पर्य है कि यदि जिस क्षेत्र में वो जाए उसको बेहतर करे। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो स्पोर्ट्स में भी अपना नाम कमा सकता है।
और दोनों पैसे भी और अपने समाज का और देश का नाम रोशन भी कर सकता है, कीर्ति भी हासिल कर सकता है। दोनों पैसे भी यस है, चाहे जो क्षेत्र हो, कई ऑप्शन है। अभी जैसा कि मैं देखता हूँ टीवी में, लाइव टीवी, वहाँ संगीत के क्षेत्र में देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे बहुत अच्छे अपने हुनर दिखा रहे हैं। इसमें भी बच्चे अपने समाज के आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, चाहे वो डांस हो, संगीत हो, खेल हो। इसमें भी यदि कोई बच्चा यदि आगे जाना चाहता है, निश्चित रूप से उनके पेरेंट्स को उनको मोटिवेट करें, इंकरेज करें, कभी उनको हतोत्साहित ना करें कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, या तुम डांस करोगे, अरे तुम गाना गाओगे, अरे तुम पढ़ाई लिखाई करो। नहीं, यदि बच्चा यदि कुछ करना चाहता है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहता है, उसके हुनर को आप जानिए और उसको सपोर्ट करिए। केवल आप दबा दें, आपकी यदि अपने इच्छाएं थोपें कि नहीं हमारा पड़ोसी, हमारे दोस्त का बच्चा मैथ लिया है, मेरा बच्चा भी मैथ ले। अब बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और उसको जबरदस्ती आप मैथ दिलवाओगे तो क्या कर सकता है? जी नहीं, आप बच्चे की रुचि जाने। यदि कभी कभी थोड़ा सा ऐसा भी होता है, जो मैंने देखने को मिला है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने दोस्त की देखा देखी में करते हैं, उनके पास क्षमता नहीं है, क्योंकि वो भटका हुआ होता है, वो केवल दोस्त की देखा देखा, एक दोस्त ले रहा तो भी ले रहा। तो ऐसी स्थिति में भी वहां पे पेरेंट्स की जो भूमिका होती है बहुत बढ़ जाती है, उसको समझाने के कि बेटा सोच लो, तुम देखी देखा में मत लो, एक तुम्हें वास्तव में इंटरेस्ट है। और वैसे भी आपको पता चल जाता है, चूंकि बच्चा आपके घर में रहता है, पढ़ता लिखता है, तो चूंकि आपको पता होता है कि मेरा बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, चूंकि शुरू से ही आप उसके पास हैं, लेकिन अचानक वो डाइवर्ट होता है और अपने दोस्त की देखा देखी में काम करना शुरू कर देता है, तो ठीक है वो वहां पर जाएगा, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो दोस्त के चक्कर में पड़ करके दोस्ती निभा रहा। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स की भूमिका बढ़ जाती है, उसको सही गाइडलाइन देना। अब बैठ करके मैं समझता हूँ कि आज के जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के प्रति एक फ्रेंडली व्यवहार करें और उनके पास बैठें और उनकी समस्याओं को सुने। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बच्चा कहीं भी नहीं भटक सकता। बहुत ही ऐसे पेरेंट्स मैं देखता हूँ, वो पैसे बनाने की खुद मशीन है, लेकिन अपने बच्चों के पास, उनके पास समय नहीं है। पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन समय नहीं है उनके पास। तो मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि ठीक है, आप पैसा जरूर कमा लेंगे, लेकिन आप बहुत कुछ खो भी रहे हैं। एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बहुत कुछ आप बना देंगे, लेकिन यदि आपका बच्चा गलत मार्ग में चला गया, तो जो बनाई हुई जो आपकी संपत्ति है, या दिन रात जिसको आपने बनाया, उसको भी समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। मुझे आशा है कि निश्चित रूप से मेरे निवेदन, मेरे सुजाती बंधु भाई ध्यान देंगे, क्योंकि मेरा अनुभव है। मैं जिस स्कूल में हूँ, हालांकि मैं
3 महीने पहले मॉडल स्कूल में था, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में पदस्थ था। वहां भी देखा कि अपने समाज के एक भी लड़का एडमिशन नहीं लिया। अभी 3 महीना हुआ मेरा ट्रांसफर मातृ क्रमांक 2 में हुआ, वहां भी संख्या नगण्य है। और एक मैं आपसे निवेदन है कि अभी भी जो मानसिकता है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है और वो ज़्यादातर जोर देते हैं प्राइवेट स्कूल में, साथ वो अपने स्टेटस सिंबल भी समझते हैं कि यदि हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को लिखवा देंगे तो सामने वाला पूछेगा अरे यार वहाँ तुम जो है मेरा कहीं ना कहीं स्टेटस डाउन हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, सरकारी विद्यालय में एक वेल क्वालिफाइड टीचर ही आते हैं। अभी जो पिछले 10 वर्ष से जो एग्जाम हो रहे हैं, व्यापम की जो परीक्षा हो रही है, उस व्यापम की परीक्षा में जो टीचर आ रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड टीचर आ रहे हैं और वो सरकारी स्कूलों में ही आकर के पढ़ा रहे हैं, जो युवा हैं खास तौर पे। मैं अभी कोरोना काल में मुझे 2 या 3 महीना पढ़ाने का समय मिला। मैंने देखा कि कोई भी पीरियड खाली नहीं रहती, सभी टीचर अपने क्लास में जाते हैं, टाइम से पूरा सिलेबस। अब बात ये होती है कि बच्चों के मन में एक पता नहीं क्या भर जाता है कि उनको स्कूल आने नहीं है, उनको कोचिंग में पढ़ना है। पेरेंट्स बोल देंगे कि इस क्लास तो लगती नहीं है। ऐसा नहीं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहीं भी कोचिंग नहीं जाते, स्कूल नियमित रूप से आते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए ये मत देखिए कि स्कूल सरकारी है कि प्राइवेट है, सबसे बड़ी भूमिका है आपकी। यदि आप प्राइवेट स्कूल में मान लीजिए सपोज बहुत अच्छी स्कूल है, आप वहाँ एडमिशन दे दिए, बच्चे करवा दिया, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी कि आप अपने बच्चों को कितना समय देते हैं। ये महत्वपूर्ण भूमिका है। आप ये देखिए कि हमारे बच्चे की जो कंपनी है क्या है, जो कि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ। आप देखिए अपने बच्चे, मेरे बच्चों की दोस्ती किनके साथ है, क्योंकि अधिकांश जो करियर उनकी जो भूमिका है वो फ्रेंड के इर्द गिर्द होती है। जैसा वो फ्रेंड करते हैं वैसा वो भी उनके मन में आता है। ये देखिए कि हमारा बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, उसकी दोस्ती कैसी है। यदि लग रहा है कि नहीं इसकी कंपनी अच्छी नहीं है, गलत रास्ते भटक रहा है, तो उसको आप बैठिए उसके पास, उसको डांटिए नहीं, ना उसको मारिए, उससे फ्रेंडली बिहेव करिए, उसको पहले मन को जानिए उसकी प्रॉब्लम क्या है। और बहुत ही दोस्ताना, और उसकी चूंकि आपको अनुभव का खजाना होता है, चूंकि आप भी गलती कर चुके होते हैं, तो आपको भी अनुभव होता है, तभी तो आप अपने बच्चों को जो बताते हैं बेटा ये गलत है ये सही है, तो उनको आप फ्रेंडली उनसे बात करें और उनको बताएं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि बच्चा आपसे अपनी मन की भी बात शेयर करना शुरू कर देगा, जिस दिन वो अपना दोस्त समझ लेगा। और दोस्त कैसे समझेगा? जब आप उसको एक दोस्त जैसा बिहेव करोगे, तभी वो अपनी मन की बात बताएगा। और जिस दिन वो अपने मन की बात बताना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से आप जो चाहोगे, बच्चा निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा है वही होगा, यानी गलत मार्ग में जाने से वो बच जाएगा। खासतौर पे ये देखने को मिलता है अपने स्कूलों में, क्योंकि मेरा 20 वर्ष का अनुभव है, इसमें जो नशा बहुत ज़्यादा है स्कूलों में। मैं देखता हूँ
सूंघने की दवाइयाँ, इंजेक्शन की, ये बच्चे जो आपस में, एक खास तौर पे कोरेक्स वगैरह मैं देखता हूँ, कुछ बच्चों की ऐसी कंपनी बन जाती है धीरे धीरे, और उस दलदल में इतना फंस चुके होते हैं कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए खास तौर पे मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चे के बारे में, एक एक गतिविधियों के बारे में आप हमेशा सतर्क रहें कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ दोस्ती है, उसका उठना बैठना किसके साथ है। तो इससे अपने बच्चों को रोक सकते हैं। अब मैं मेन टॉपिक खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में वापस आना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि खास तौर पे ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड तो बहुत हैं, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति आड़े आती है। बहुत ऐसे हम देखे हैं अपने समाज में कि बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रांग ना होने के कारण वो 12वीं तक पढ़े, फिर उसके बाद अपने माता पिता के व्यवसाय में वो मजबूरी में चले जाते हैं और आगे वो अपना जो अवसर आगे बढ़ने को खो देते हैं। मैं अपने स्वजाति बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मैं काफ़ी बीच में देख रहा हूं कि काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं, खासतौर कोरोना काल में। कोई 5,000, कोई 2100, 11,000, और कई जो जिसका है अपना वो सहयोग कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये फंड वो ठीक है, सहयोग हो, लेकिन एक ऐसा फंड भी क्रिएट हो कि जो टैलेंटेड लड़के हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो समाज उनको आगे लाए और पूरा मुफ्त जो है एजुकेशन है, जो कंपटीशन के जो भी आगामी जो खर्च हैं वो समाज वहन करे। और इसी प्रकार जो कंट्रीब्यूशन करके मैं चाहता हूं कि बल्कि इस प्रक्रिया में हमारे जो बच्चे हैं उनको आगे लाएं, और धीरे धीरे जब मेरा समाज जो है जब आगे बढ़ेगा तो एक माहौल सा बनेगा। जब माहौल बनेगा तो हमारे जो और बच्चे हैं देखी देखा में वो भी आगे बढ़ना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हमारा एक समाज एक वेल एजुकेटेड समाज बन जाएगा। वेल एजुकेटेड से तात्पर्य है कि नहीं कि सभी को जॉब मिल जाएगा। वेल एजुकेटेड से तात्पर्य है कि अपने जो कार्य है, अपने व्यवसाय को, चाहे वो जॉब हो, सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो या खुद का व्यवसाय हो, उसको वह एक स्मार्ट तरीके से काम करेगा, एक अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेगा और लोगों को रोजगार देगा। मेरा ऐसा मानना है। और खासतौर पर जो प्रशासनिक क्षेत्र में अपने समाज खासतौर बहुत पीछे है। मैं देखता हूं कि जो संख्याएं नगण्य हैं, तो जैसे आईएएस की तैयारी है, जिसको हम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यदि यदि हमारे समाज के इस क्षेत्र में यदि आगे आए, यदि एक शुरुआत एक की भी यदि हो गई तो एक से एक कड़ी बनती जाएगी, और निश्चित रूप से मेरा समाज काफ़ी इससे लाभान्वित भी होगा और गौरवान्वित भी होगा, और एक समाज में एक माहौल भी बनेगा कि बच्चे इस क्षेत्र में काफ़ी आगे आना शुरू कर देंगे। इसके लिए शुरू से ही मैं ऐसे बच्चों को सलाह देता हूं कि बेटा अपना शुरू से एम यदि बना लिया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यदि आईएएस थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जो कि मेरी इच्छा है, ललक भी है कि मेरा समाज इसमें बहुत पीछे है, हमारे बीच के बच्चे आगे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे आगे आए। चूँकि मैं भी इसमें शुरू में काफ़ी तैयारी किया, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह के, उसमें तो 8-10 साल तो वैकेंसी ही नहीं निकली, तब तक काफ़ी उम्र भी निकल चुकी, और उसके बाद एक शिक्षक बना। और मैं भी चूँकि व्यापम फाइट करके शिक्षक बना हूँ। पहले मेरी 2001 में नियुक्ति मैथ के रूप में हुई थी, हालांकि मेरा भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा है ग्रेजुएशन में। इंग्लिश से मैं एमए किया हूँ,
और उसके पहले बीएससी करने के बाद MHRD यानी मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट की मैं डिग्री लिया हूँ। इंग्लिश उस वक्त मेरी बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन चूंकि मैंने मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट इंग्लिश से किया और धीरे धीरे देखा कि इंग्लिश तो कुछ नहीं है, और मैं यूँ ही इंग्लिश से एमए कर लिया। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंग्लिश का एक दिन लेक्चरर बनूंगा। मेरी शुरू में नियुक्ति मैथ से ही हुई थी, और उसके बाद मैं 2005 में व्यापम की परीक्षा मध्य प्रदेश ने कंडक्ट कराई और उसमें मैं अपीयर हुआ, और मैं आपको बताऊं मेरा मध्य प्रदेश में 8वां स्थान था, और मेरा आसानी से रीवा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राहट में मेरी पदस्थापना हुई। तो कहीं न कहीं अपन की जो रुचि थी, इंग्लिश के प्रति जो झुकाव था, अंदर से था, और देखा कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, और इंग्लिश मुझे आज बहुत सरल लगने लगी। सरल कि आप तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद से इंग्लिश में PhD भी कर रहा हूँ APS यूनिवर्सिटी रीवा से, इंग्लिश लिटरेचर। तो कई चीज़ें हैं कि लोग खुद को पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन लोग अपने खुद को पहचान जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ऑल थिंग पॉसिबल, यू कैन यू कैन यू कैन। आपके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास पैसा है, किसके नहीं है। एक मैं बहुत अच्छी कहानी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। बहुत प्रेरित करने वाली कहानी है। एक मेले में एक व्यापारी बैलून बेच रहा था। कोई बैलून नीला था, पीला था, काला था, लाल था। एक छोटा सा नन्हा बच्चा आता है और उस व्यापारी के कपड़े को खींचता है, कहता है अंकल अंकल एक काला वाला भी ऊपर जाएगा। तो व्यापारी उससे कहता है बेटा यहाँ काला नीला पीला से कोई मतलब नहीं है। इस बैलून के अंदर जो गैस है, हीलियम है, इस पर डिपेंड करता है। वही है जो इसमें इन बैलून को ऊंचाई प्रदान करता है। काले नीले पीले से मतलब नहीं बेटा। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक है, भले ही आप आर्थिक रूप से यदि कमजोर हैं, लेकिन आप यदि विल पावर स्ट्रांग है, निश्चित रूप से आप उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को, जो सेटबैक है यानी जो बाधा है, यदि आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग है, यदि आप अपनी मदद करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। एक इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अर्थात ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। आप मंदिर चले जाएं, खूब नारियल चढ़ाएं, पूजा पाठ करें, हे प्रभु, हे माँ सरस्वती मुझे पास कर देना, मैं इस कंपटीशन में पहली रैंक लाऊं, और आप खुद पढ़े ना, तो कैसे संभव है? तो सबसे पहले तो आप अपनी खुद मदद करें। आप जब आप अपनी खुद मदद करेंगे और उस पोजीशन पे आएंगे, तभी तो आप दूसरे की मदद कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। तो पहले तो आप अपनी मदद खुद करिए। मैंने, चूंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, टाइम लिमिट है, तो मैं थोड़ा सा चर्चा कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी कर लूँ। बार बार मैं कई बार IAS की बात की, अब थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूँ, चूँकि मैं टीचर आदमी हूँ। कहीं न कहीं जो हमारे अंदर
में है और मैं जो एक्सपेरिमेंट 20 साल से देखा हूँ, किया हूँ, वो अनुभव आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम यदि पुनः अवसर मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से जो शेष चीज़ें हैं उसको मैं पुनः, यदि मेरे कारण यदि बच्चे, मेरे समाज के बच्चे यदि लाभान्वित होते हैं तो निश्चित रूप से मैं देने का प्रयास करूँगा। तो हम अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें। ऐसे बच्चे जो आईएएस बनना चाहते हैं वो क्या करें, उनके लिए बहुत अच्छी सलाह है। बहुत लोगों के मन में है कि मैं क्या करूं, आर्ट ले लूं, क्योंकि आर्ट लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि उनके कुछ पेपर होते ऐसे होते हैं कि थोड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जीएस पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ में तो इंटरेस्ट है उनका, साइंस में इंटरेस्ट तो है, लेकिन आर्ट के सब्जेक्ट लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये आता है आर्ट का सब्जेक्ट है यार, लोग क्या कहेंगे, जबकि उसका जो है इंटरेस्ट किस में है, मैथ में है। लेकिन उसको जो हेल्प मिलनी चाहिए, किस सब्जेक्ट से हेल्प मिल सकती है, उस पर उसका ध्यान नहीं है। आप हर सब्जेक्ट से उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। एक पेरेंट्स मुझसे सलाह लिए कि इसका इंटरेस्ट मैथ की ओर भी है, साइंस की ओर भी है, लेकिन इसका सोशल साइंस की ओर है, सोशल साइंस भी लेना चाहती है और आईएएस की भी तैयारी करना चाहती है और जज की भी। हमने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैथ लेना नहीं चाहती है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ऐसे बच्चे जो सचमुच आईएएस और आर्ट लेकर के पढ़ना चाहते हैं लेकिन मैथ नहीं लेना चाहते, तो मैं सलाह देता हूँ कि आर्ट के सब्जेक्ट तो लें, लेकिन साथ में एडिशनल एक मैथ का जरूर रखें। उसके कारण मैथ सब्जेक्ट एक लेने के कारण, चूंकि क्या होता है कि उसमें आपकी जो तार्किक क्षमता है, रीजनिंग जो पावर है वो बढ़ जाती है। चूंकि उसमें जो पेपर आता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी आता है, चूंकि आप देखते हैं कि उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्रीलिम्स एग्जाम और उसके मेन एग्जाम। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस होता है, दूसरा होता है रीजनिंग मैथ्स, जो एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं उसमें पूरा। तो जो सेकंड पेपर है जो मैथ लेकर के चलते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और ख़ास तौर पे मेरा जो अनुभव, चूँकि मैं मैथ का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो जो मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं वो लेबोरियस होते हैं, यानी उनमें 10-10, 12-12, 15-15 घंटा बैठने की क्षमता आ जाती है। यदि वो उसमें यदि क्षमता 10-10, 12-12 घंटे की बैठने की क्षमता आ जाती है, तो निश्चित रूप से जब वो आर्ट सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। मैथ का जो स्टूडेंट होता है, चूंकि दिन रात जब वो लगाता है तो उसकी जो मस्तिष्क है, मेमोरी वो शार्प हो जाती है। मेरी सलाह है कि पेरेंट्स एडिशनल में उसको मैथ, यदि वो इंटरेस्टेड है, ऐसे बच्चों को नहीं जो वाकई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, यदि पता चला कि उनको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करा दिया गया, पता चला कि वो न इधर गए न उधर रह गए, लेकिन ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसमें मैथ का इंटरेस्ट है लेकिन साथ साथ वो आर्ट का सब्जेक्ट लेकर के चलना चाहते हैं, चूंकि एम उनका आईएएस बनना होता है। मैं ऐसे बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ लेने से उनकी जो मेमोरी होती है वो काफ़ी शार्प हो जाती है, स्मरण शक्ति भी काफ़ी शार्प हो जाती है, और उनमें वो इतने लेबोरियस हो जाते हैं कि लगातार कंटिन्यू बैठ करके पढ़ने की उनमें क्षमता अद्भुत आ जाती है। और कुछ नहीं, 12th तक, उसके बाद अपना जो है जो सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, चूंकि एम है अपना उस सब्जेक्ट को पढ़ें और विधिवत उसका नोट्स बनाते चलें, और ग्रेजुएशन करते करते मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको कहीं भी कोई कोचिंग नहीं लिया और सफल हो गए। कारण जैसे मैं बता रहा हूं, वो शुरू से ही अपना एम बनाए हुए, जिस प्रकार, और उनको कुछ नहीं, जिस प्रकार अर्जुन को केवल और केवल आंख दिखती थी,
जो चिड़िया की जो है मछली की केवल आंख दिखती थी और उसका कोई भी पार्ट नहीं दिखता था। यदि इसी एम बनाकर यदि बच्चे चले कि मुझे हर हालत में मुकाम हासिल करना है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, निश्चित रूप से वो बच्चे सफल होंगे। तो आईएएस में कि मैं अभी जो चर्चा कर रहा था, इसमें कुल प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। उसमें जो क्वालिफाइड कर जाते हैं तो उनको मेन पेपर में चांसेस मिलते हैं बैठने के लिए। और इनके कुल 9 पेपर होते हैं। जो 2 पेपर होते हैं खास तौर पे इनकी लैंग्वेज की होती है, 3 पेपर, 4 पेपर जो है जीएस के होते हैं, और जो 2 पेपर होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। जो अपना उनका जिस सब्जेक्ट से उनका रुचि होती है उस सब्जेक्ट को चूज करके अपने जो है अपियर होते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और लास्ट में उनका इंटरव्यू होता है। यानी लगभग 1750 अंक के होते हैं। यदि आप मेन में अच्छी मार्किंग कर लिया तो मान लीजिए यदि इंटरव्यू में भी थोड़ा भी यदि आपका कुछ नीचे भी हो गया तो चूंकि आप मेन में इतना अच्छा किए होते हैं कि वो पूरा कवर हो जाता है। और मैं मानता हूँ कि यदि आप मेन में अच्छा करेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इंटरव्यू में आप अच्छा करेंगे, नो डाउट। और इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में कुछ जो है इसमें भी पहले प्रीलिम होता है, उसके बाद मेन होता है। इसमें भी एक पेपर जीएस का होता है, दूसरा एप्टीट्यूड रीजनिंग होता है। उसके बाद उसकी जो मेरिट बनती है, जो एक पोस्ट के एवज में 15 लोगों को बुलाया जाता है, जो मेन होती है। इसमें 6 पेपर होते हैं। इसमें 2 लैंग्वेज की होती है, एक हिंदी और इंग्लिश की, और 4 पेपर इसमें जीएस होते हैं। यानी टोटल 6 जो है। और भी कई ऐसे हैं जो जिस क्षेत्र में जाना चाहें। मेडिकल के क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि कोरोना काल में हमारे देश में काफ़ी डॉक्टर और नर्सेस की ज़रूरत थी और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर हमारे बच्चे बना सकते हैं और समाज की भी सेवा कर सकते हैं। खास तौर पे नीट है, जिसे हम पूरा फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके माध्यम से हम भारतीय चिकित्सा स्नातक क्षेत्र में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे एमबीडीएस हो। इसके माध्यम से चयन होता है। इसके लिए आपको 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर के चलना होता है। और ऐसे हमारे खास तौर पे बच्चे बेटियां नर्सिंग क्षेत्र में यदि जाना चाहें, इसके लिए भी 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करना होता है। इसके लिए चाहे वो एएनएम या जीएनएम में एडमिशन लेकर के जीएनएम जो होता है वो 3 वर्षीय कोर्सेस होते हैं। इसमें आपके मेरिट के आधार पर आपको संस्थाएं मिलती हैं, जिनको खासतौर पे सरकारी संस्थाएं यदि मिल जाती है तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि उसका जॉब ओरिएंटेड हो जाता है और सरकार स्वयं उसको अपने हॉस्पिटल में उनकी एक लिस्ट सबमिट होती है और उनको खुद आमंत्रित कर लेती है। उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे जिनको ठीक है सरकारी जॉब नहीं मिला, प्राइवेट संस्थाएं मिली उनको भी, लेकिन उनको भी कहीं भी किसी भी, चूँकि इतना इसका विस्तृत क्षेत्र है कि आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते। चाहे वो डिफेंस
के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे हो नर्सिंग हो, क्योंकि हर जगह यहाँ हॉस्पिटल होते हैं और नर्सों की आवश्यकता होती है। इसमें दोनों, हालांकि बॉयज और गर्ल भी इसमें इसके कोर्स कर सकते हैं। यदि इस क्षेत्र में यदि हमारे बच्चे यदि आते हैं समाज के, तो मैं समझता हूँ कि इससे भी समाज को बहुत गति मिलेगी और एक माहौल बनेगा और मुझे हमारा समाज भी गौरवान्वित होगा कि हमारा भी समाज इस चिकित्सा क्षेत्र में एक अपनी बहुत बड़ी जो भूमिका है वो अदा कर रहा है। और ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। कोई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, तो कोई रेलवे सेक्टर में जाना चाहता है, तो कोई कृषि क्षेत्र में जाना चाहता है। तो इसमें भी बैंकिंग के लिए आपका इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, इसकी आप जो है इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समय कम पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। मुझे और कई चीज़ें इसमें इच्छा है, अभी बहुत कुछ बोलने की इच्छा हो रही है, लेकिन समय जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें भी बच्चे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैथ है, यदि अपने और इंग्लिश है, खासतौर पे पीओ के प्रोफेशनल ऑफिसर इसको कहते हैं, बैंक सेक्टर में बेहतरीन इसमें अपना करियर बना सकते हैं। और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन सर्विस जो खासतौर पे केंद्र सरकार की जो जॉब है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब है। इसमें भी हमारे बच्चे इसमें करियर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काफ़ी करियर, उसका तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। एग्रीकल्चर में इसमें खुद का जो उद्योग है, चाहे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, कई ऐसे हैं जिसके क्षेत्र में इसको भी आप अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। यदि जॉब की बात करें, सरकारी जॉब की बात करें, तो इसका देश में बहुत लंबा स्कोप, बहुत स्कोप है। आपको बताऊं, इसमें बैंक में भी इसकी नियुक्ति होती है फील्ड ऑफिसर की, और जिला पंचायत में जो परियोजना अधिकारी हैं, कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो परियोजना अधिकारी हैं और एजी लेकर के चले हैं, और एजी का जो सब्जेक्ट बहुत ईजी होता है। तो इस एजी का भी सब्जेक्ट लेकर के आप आईएएस, आईपीएस जो भी प्रशासनिक क्षेत्र है, इसमें बेहतरीन आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एसीएफ है, इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। और मैं अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, खास तौर पे मैं देख रहा हूँ समाज में अंधविश्वास और जो कुरीतियाँ हैं, जो शिक्षा की कमी के कारण, कहीं न कहीं शिक्षा की कमी के कारण हमारा समाज इसमें बहुत ग्रसित है, जो कि मेरा खुद का एक अनुभव है। अंधविश्वास उनका इतना ज़्यादा है कि वो अपनी जो निजी जिंदगी भी वो प्रभावित कर लेते हैं। चाहे वो उनको समझने की इतनी क्षमता नहीं होती कि सामने वाला मुझसे क्या कह रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि शुरू से ही वो इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके घर में जो एक्टिविटीज़ होती है वो देखते हैं। जब वो देखते हैं तो वो भी जो है इससे इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसको भी सही मान लेते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ साइकोलॉजी है, सब कुछ साइकोलॉजिकल। आप जैसा विचार करेंगे, जैसा सोचेंगे, आपका जो हार्मोन्स है वैसा आपका क्रिएट होगा। यदि आप चाहते, यदि आपके मन में कि फला जगह हमने, फॉर एग्जाम्पल कुछ लकड़ी है, कपड़ा है, रात में अचानक आपने गुजरा, आप देखा यार वहाँ तो भूत बैठा है, वास्तव में है क्या, वहाँ कपड़ा रखा हुआ है, और आप अपने जहन में बैठा लिया कि, और वो चीज़ें आपने साथी को बताया, यार मैं जब गुजरा था तो वहाँ ऐसा देखा, वास्तव में कुछ नहीं। क्योंकि आपके मन में वो चीज़ जब बैठ जाती है,
तो मैं निवेदन करता हूं खासतौर पे अंधविश्वास से दूर रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको आपका समय और आपका पैसा दोनों जाएगा। किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में कदापि ना पड़े। आप अपने आप पर भरोसा रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। आप यदि उस दलदल में एक बार चले गए तो वास्तव में आपको वैसा ही महसूस होगा जैसा कि वो सामने वाला कह रहा है, क्योंकि आप भरोसा कर रहे हैं। देखिए, मेन होती है आस्था का। यदि आप पत्थर में यदि कोई सिंदूर है, टीका है, लगा दे और उसको वहां पे चावल रखना शुरू कर दे, तो पता चला कि देखी देखा पता नहीं कितने लोग वहां पे पैसा चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, जो भी जैसा, चूंकि उसको वही मानना शुरू कर देंगे, ईश्वर मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी आस्था जुड़ गई। मेन है यहाँ पे आस्था का, बिलीव का। और कई ऐसी हमने चीजें देखी है कि घर में वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर जाएंगे। और मंदिर में थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी के जो है भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ये बहुत सार्थक बात कर रहा हूँ। मंदिर में जाएंगे और जो पत्थर की मूर्तियां हैं उनके हाथ पैर दबाएंगे, हे माता जी, जो भी है संबंधित देवी देवता, उसको करेंगे, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। वास्तव में उनके घर में जीता जागता भगवान है। माँ बाप एक जीता जागता भगवान है। यदि आप उनके पैर दबाएं तो वो कम से कम जीता जागता जो भगवान है आपको देगा। उनको अपने माँ बाप के पैर दबाने में शर्म आएगी, लेकिन वहां मंदिर में पत्थर के हाथ पैर दबाएंगे जबकि वहां से कुछ नहीं मिलना है। मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं, और केवल एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है शिक्षा। जब वास्तव में यार आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपको सोचने समझने की क्षमता, केवल पढ़ लेने से, डिग्री ले लेने से शिक्षा से मतलब नहीं है। जब तक आप उस शिक्षा को आत्मसात नहीं करेंगे, खुद में आपकी लॉजिक वो चीजें नहीं आएंगी, जब तक अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, जाने समझें, पहचाने, उसके बाद उसको अपनाएं। दूसरी बात मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं खुद पीड़ित हूं, समाज में हर वर्ग में देख रहा हूं मैं कि ऐसी लड़कियां जो अपने ससुराल में आने के बाद भी वो अपने माँ से इतना अटैचमेंट हो जाती हैं, और माँ भी पूरा का पूरा जो है कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं, और वहाँ से उनका गाइडलाइन चलता है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, वो तुमको ऐसा करना चाहिए। वो इतने कंफ्यूज हो जाती है कि वो अपने दायित्व को भूल जाती है और पूरा वैसे ही करना शुरू कर देती है जैसे माँ कहती है। क्योंकि माँ अपने प्यार में इतना पागल हो जाती है, वास्तव में जो मैंने महसूस कर रहा हूँ, तो माँ वो अपने प्यार में इतना पागल हो जाती है, वो भूल जाती है कि हमारे घर में भी किसी की लड़की आ रही है। यदि वो भी जैसे मैं उसको गाइडलाइन कर रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, ऐसा ना करो, यदि आपकी भी बहू का जो है नियंत्रण उसकी माँ के हाथ में होगा तो आपका घर कैसा होगा। और यदि ऐसी लड़कियां जो अपनी माँ के चक्कर में पड़ गई, मैं समझता हूं वो घर बर्बाद होना सुनिश्चित है। और न केवल उस परिवार को बर्बाद कर रही हैं, बल्कि स्वयं अपने आप को भी बर्बाद कर रही है। क्योंकि उनकी उस वक्त चूंकि उनके पास उम्र होती है, ऐसे सोचने की क्षमता नहीं होती, वो भूल जाती हैं कि आगे हमारा करियर क्या होगा, उम्र बढ़ेगी तो उसके बाद यही आज मेरे माँ बाप जिंदा हैं, कल नहीं रहेंगे, क्या होगा।
लेकिन एक अच्छा अवसर, अच्छा टाइम वो खो चुके होते हैं। मैं निवेदन करता हूँ ऐसे माँ बाप से कि सचमुच यदि अपने लड़की का भला चाहते हैं तो हस्तक्षेप करना बंद कर दें और केवल आप एक बात बोलें कि बेटा कि जो कुछ है अब सब कुछ वही है, कितना भी हो जाए लेकिन लड़ झगड़ करके मेरे घर मत आना, हम तुम्हारे कतई साथ में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे भी घर टूटने से बच जाएंगे। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। मैं स्वयं अपनी बात करूं, मैं खुद एक पीड़ित हूं। ढेर सारे आरोप, इसी के साथ मैं सभी को पुनः सुजाती जो बंधु हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, उन्होंने बातें सुनी, मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। और उन बच्चों को मैं एक थोड़ा सा मैसेज देता हूं खत्म करने से पहले कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा तुझसे खुद पूछे तेरी बुलंदी की रजा क्या है। इसी के साथ पुनः सभी को धन्यवाद, प्रणाम।